नमस्कार। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं संसद में पूछे गए लिखित सवाल और उनके जवाब। प्रश्नकाल कार्यक्रम के जरिए हम अनस्टार्ड क्वेश्चंस यानी अतारांकित प्रश्नों की जानकारी आपको देते हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण का समापन हो चुका है। इस दौरान हमने दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधायी कामकाज होते देखा। कुछ ऐसे सवाल भी रहे जिसकी जानकारी हम तक नहीं आ पाई। ये प्रश्न लिखित में पूछे गए और इनका जवाब भी लिखित ही दिया गया। इन प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्न यानी अनस्टार्ड क्वेश्चंस का सदन में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा सकता है। सत्र के दौरान रोजाना राज्यसभा और लोकसभा में सैकड़ों ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिक से जुड़े होते हैं, लेकिन ये लिखित पूछे जाते हैं, इनका जवाब भी लिखित ही दिया जाता है। आज के कार्यक्रम में हमने बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान पूछे गए महत्वपूर्ण अतारांकित प्रश्नों को शामिल किया है और हमारे कार्यक्रम का फोकस अनस्टार्ड क्वेश्चंस पर है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में चलते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए इनका जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या है सरकार की योजनाएं, क्या कुछ प्लानिंग है, सांसदों ने इससे जुड़े क्या सवाल पूछे हैं और क्या रहा सरकार की तरफ से जवाब, देंगे आपको तमाम जानकारी संसद टीवी की इस खास पेशकश के जरिए। आज के इस कार्यक्रम में जो सवाल हमने लिए हैं वो सब बजट सत्र के दूसरे चरण से है और कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं। कोयले की कमी को लेकर लगातार बात हो रही है, ऐसे में इसे लेकर क्या कुछ है तस्वीर, इस सवाल के जरिए वो साफ होगी। इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद डॉक्टर संजीव कुमार शिंगरी ने। उन्होंने विद्युत मंत्री से पूछा कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कोयले के कम उत्पादन और इसके आयात में कमी के कारण देश में ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की भारी कमी है। अगर हाँ, तो ताप विद्युत संयंत्रों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ताकि बिजली संकट ना हो। क्या आंध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा अपने ताप विद्युत संयंत्र के लिए 70,000 टन कोयले की मांग को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं? अगर हाँ, तो इसे लेकर क्या जानकारी है और अगर नहीं, तो इसके पीछे क्या कारण है? इस सवाल का जवाब दिया विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने। उन्होंने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलरी कंपनी लिमिटेड द्वारा अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 के दौरान स्वदेशी कोयले का उत्पादन पिछले साल की इसी अवधि के 559 एमटी की तुलना में लगभग 601 एमटी था। इस प्रकार करीब इसमें 7.5% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा कैप्टिव कोयला खदानों से कोयले की प्राप्ति भी अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के 44.9 एमटी की तुलना में बढ़कर लगभग 64.1 एमटी हो गई है। इसलिए चालू वर्ष के दौरान कम आयात की पूर्ति स्वदेशी स्रोतों द्वारा हुई है और ताप विद्युत संयंत्र अपनी कोयले की आवश्यकता की पूर्ति कर पाए हैं। सरकार ने विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। विद्युत संयंत्रों की अपना कोयला स्टॉक बढ़ाने में सहायता के लिए सीआईएल ने अपनी विभिन्न सहायक कंपनियों से राज्य केंद्रीय जेनकोज को आरसीआर सड़क मार्ग के माध्यम से उठाने के लिए अक्टूबर 2021 में लगभग 5.2 एमटी और दिसंबर 2021 में 6 एमटी कोयले का प्रस्ताव किया। सरकार ने संशोधित कोयला स्टॉकिंग मानदंड जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले की पूर्ति के लिए कदम उठाए गए हैं। विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति के मुद्दे का समाधान करने के लिए विद्युत, कोयला, रेलवे मंत्रालय, सीईए, सीआईएल और एससीसीएल के प्रतिनिधियों का एक अंतर मंत्रालय उपसमूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रश्नात्मक निर्णय लेने के साथ साथ विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक की संकटपूर्ण स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नियमित बैठक आयोजित करता है। उपसमूह ने अपनी 22 मार्च 2022 को आयोजित बैठक में महानदी कोल लिमिटेड और एससीसीएल को आंध्र प्रदेश के संयंत्रों को क्रमशः 10 रैक प्रतिदिन और 7 रैक प्रतिदिन की आपूर्ति करने की सलाह दी है। अब अगला सवाल, और ये सवाल जुड़ा है वन स्टॉप सेंटर से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने। उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्री से पूछा कि क्या सरकार का देश में 300 और वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने का विचार है। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि क्या सरकार का करनाल संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले पानीपत में भी ऐसा केंद्र स्थापित करने का विचार है। अगर हाँ, तो इससे जुड़ी जानकारी क्या है, अगर नहीं, तो इसके कारण क्या है। इस सवाल का जवाब महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने दिया। उन्होंने बताया कि अब तक 36 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा 733 वन स्टॉप सेंटरों की स्थापना को अनुमोदित किया जा चुका है, जिनमें से पानीपत में
एक वन स्टॉप सेंटर सहित 35 राज्यों संघराज्य क्षेत्रों में 704 कार्यरत हैं। इसके अलावा सरकार ने राज्यों संघराज्य क्षेत्रों के साथ विचार विमर्श से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से 300 से अधिक वन स्टॉप सेंटर उन जिलों में स्थापित करने का निर्णय लिया है जिन जिलों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर ज्यादा है, भौगोलिक क्षेत्र अधिक है और आकांक्षी जिले हैं। अब तक हरियाणा राज्य से पानीपत में अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अब एक और बेहद अहम और जरूरी जानकारी वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और यह सवाल आपसे, हमसे और हमारे सभी के लिए बेहद जरूरी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने। उनका सवाल घास के मैदानों के प्रबंधन को लेकर था। यह सवाल उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूछा और अपने सवाल में उन्होंने जानना चाहा कि बुंदेलखंड सहित देश में घास के मैदानों की संख्या का ब्यौरा क्या है, क्या उचित देखभाल और इन पर अवैध कब्जों के कारण इन घास के मैदानों की स्थिति खराब है, अगर हाँ तो क्या जानकारी है। आगे अपने सवाल में उन्होंने ये भी जानना चाहा कि सरकार द्वारा घास के मैदानों के समुचित प्रबंधन के लिए उपाय क्या किए जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब दिया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने। उन्होंने बताया कि घास के मैदानों का प्रबंधन और सुरक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा तैयार की गई मरुस्थलीकरण और भू अवक्रमण मानचित्रावली 2011-13 के अनुसार देश में 2003 से 2005 से अवक्रमित घास के मैदानों या चारगाहों के क्षेत्रफल में 0.99 मिलियन की वृद्धि हुई है। मंत्रालय द्वारा घास के मैदानों सहित वन्यजीव पर्यावासों के समुचित प्रबंधन के लिए उपाय किए गए हैं। हरित भारत मिशन के तहत घास के मैदानों की फिर से बहाली की श्रेणी के तहत 2015-16 से 4,495.70 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वृक्षारोपण किया गया है। राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड जन सहभागिता के माध्यम से अवक्रमित वन और निकटवर्ती क्षेत्रों की पारिस्थितिकी पुनः स्थापन के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। एनएपी के तहत 7 पौधारोपण मॉडल में से एक सिल्वी पास्चर विकास नाम का मॉडल अवक्रमित वनों के अंदर भारतीय घास के मैदानों में पौधारोपण को बढ़ावा देता है। अगला सवाल, इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद पी नटराजन ने और यह सवाल जुड़ा है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना से। इस सवाल को उन्होंने संस्कृति मंत्री से पूछा और अपने सवाल में यह जानना चाहा कि क्या सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत आने वाले संग्रहालय में वो कलाकृतियां और पांडुलिपियां रखी हैं जो 5000 साल पुरानी हैं और सभ्यता की प्रतीक हैं। अगर हाँ तो जवाहरलाल भवन सहित अन्यत्र इन पांडुलिपियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए गए जो सुरक्षा के उपाय हैं उनका ब्यौरा क्या है, और अगर नहीं तो इसके पीछे कारण क्या है और इस बारे में किन वैकल्पिक उपायों की योजना बनाई गई है। इस सवाल का जवाब संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया। उन्होंने बताया कि हाँ, राष्ट्रीय संग्रहालय जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत आता है उसमें विविधतापूर्ण सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाली 5000 वर्षों से अधिक पुरानी कलाकृतियां मौजूद हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय या जवाहरलाल भवन में ऐसी कोई पांडुलिपि मौजूद नहीं है जो 5000 वर्ष पुरानी हो। कलाकृतियों की सुरक्षा और संरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और 24/7 CISF कार्मिकों की तैनाती द्वारा सुनिश्चित की जाती है। अब रुख अगले सवाल का, और यह सवाल कई बार आपके मन में भी उठता होगा और आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती होगी। जिस सवाल का जिक्र मैं कर रही हूं यह जुड़ा है चुनावी बॉन्ड में अनियमितताओं की शिकायतों को लेकर और इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद ए राजा ने। उन्होंने वित्त मंत्री से पूछा कि क्या चुनावी बॉन्ड जारी करने में अनियमितताओं और दबावों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, अगर हाँ तो इसकी जानकारी उन्होंने मांगी और यह भी पूछा कि इस बारे में सरकार की कार्य योजना क्या है। इस सवाल का जवाब दिया वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने। उन्होंने बताया कि चुनावी बॉन्ड्स योजना के प्रावधानों के अनुरूप ही चुनावी बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं। सरकार को चुनावी बॉन्ड्स जारी किए जाने में अनियमितता और दबाव संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। अगला सवाल जुड़ा है एक बेहद अहम विभाग, शिक्षा से। दरअसल ये सवाल सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से संबंधित है और इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद विवेक नारायण शेजलिवेकर ने। उन्होंने शिक्षा मंत्री से पूछा क्या सरकार को सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की जानकारी है और अगर हाँ तो इस संबंध में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। क्या सरकार ऐसे विद्यालयों में शिक्षा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए
पर्याप्त शिक्षक छात्र अनुपात सुनिश्चित करने के बारे में कोई विशेष योजना कार्यान्वित कर रही है, ऐसी कोई संभावना है? अगर हां, तो इस बारे में उन्होंने जानकारी मांगी। इस सवाल का जवाब दिया शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने। उन्होंने बताया कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और पुनर्नियुक्ति मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार के क्षेत्र में है। शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और रिटायरमेंट और छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं की वजह से रिक्तियां होती रहती हैं। हालांकि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय समय समय पर समीक्षा बैठकें और एडवाइजरी के माध्यम से शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने और उनकी तर्कसंगत तैनाती के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से अनुरोध करता है। अब अगला सवाल, इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने। उन्होंने विधि और न्याय मंत्रालय से यह सवाल किया और पूछा कि क्या सरकार ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई या निर्णय के लिए हर न्यायिक जिले में विशेष अदालतें स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी की हैं? अगर हां, तो पॉक्सो अधिनियम के लागू होने के बाद से अब तक जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? और अगर नहीं, तो इसकी वजह क्या है? इस सवाल का जवाब दिया विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने। उन्होंने बताया कि न्याय विभाग ने आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसरण में पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के जल्द परीक्षण और निपटान के लिए 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना को शुरू किया। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 25/7/2019 में देश भर के 389 न्यायिक जिलों में 389 ई पॉक्सो न्यायालयों की स्थापना की जरूरत है, जहां 100 से अधिक पॉक्सो अधिनियम के मामले 30 जून 2019 तक लंबित थे। शुरुआत में यह स्कीम 1 साल के लिए थी, जिसे अब 1572 करोड़ रुपए के केंद्रीय हिस्से के साथ 971 करोड़ रुपए की लागत पर 31 मार्च 2023 तक जारी रखा गया है। केंद्रीय हिस्सा निर्भया निधि से मिलना है। फरवरी 2022 के लिए उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 399 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालयों सहित कुल 712 एफटीएससी का प्रचालन किया गया है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी की गई निधियों की स्थिति और ई पॉक्सो न्यायालयों सहित एफटीएससी के लिए इसके उपयोग की स्थिति उपबंध में दी गई है। अगला सवाल, जिसे पूछा है लोकसभा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने, और यह सवाल जुड़ा है बाल विवाह से। उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय से यह जानना चाहा कि पिछले 3 वर्षों में भारत में दर्ज रिपोर्ट किए गए बाल विवाह का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने कम उम्र में गर्भधारण और बच्चे के जन्म के कारण होने वाली महिलाओं की मृत्यु का रिकॉर्ड रखा है? अगर हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? क्या सरकार के पास महामारी से पहले और उसके दौरान भारत में बाल विवाह की दर के संबंध में तुलनात्मक आंकड़े हैं? अगर हां, तो इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी मांगी। और आगे अपने सवाल में पूछा कि क्या सरकार किसी ऐसे कानून पर काम कर रही है जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और व्यक्तिगत कानूनों के बीच खाई को पाटता है, साथ ही देश भर में सभी बाल विवाहों को पंजीकृत करना अनिवार्य बनाता है? अगर हां, तो इसका ब्यौरा उन्होंने मांगा। इस सवाल का जवाब महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने दिया। उन्होंने बताया कि एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो भारत में अपराध नामक अपने प्रकाशन में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीकृत बाल विवाह के मामलों की संख्या से संबंधित आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन करता है। रिपोर्ट 2020 तक ही उपलब्ध है, जो ये दर्शाता है कि 2018, 2019 और 2020 के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीकृत बाल विवाह के मामलों की संख्या जो रही है वो 501, 523 और 785 है। यंग लाइव्स और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार की गई 2001 की जनगणना के आधार पर भारत में बाल विवाह की सांख्यिकीय विश्लेषण के अनुसार 15 से 19 साल तक की लड़कियों की अधिक उम्र की महिलाओं की तुलना में बच्चे के जन्म के दौरान और गर्भावस्था में मौत की संभावना अधिक होती है। सरकार अन्य बातों के साथ साथ पक्षों के विवाह से संबंधित कानूनों जैसे भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1976, मुस्लिम व्यक्तिगत विधि शरियल एप्लीकेशन एक्ट 1937, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विदेशी विवाह अधिनियम
1969 में इन्हें पुरुषों के बराबर बनाने और परिणाम स्वरूप संशोधन करने के लिए महिलाओं की विवाह की आयु को 21 वर्ष तक बढ़ाने के लिए 21 नवंबर 2021 को संसद में बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2021 नाम के एक विधेयक भी लेकर आई है। अब सवाल उत्तर पूर्वी राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कलिता ने। उन्होंने अपना सवाल नागर विमानन मंत्रालय से पूछा और जानना चाहा कि क्या सरकार उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के विभिन्न हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की योजना बना रही है। क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों के विभिन्न हवाई अड्डों को सुधार कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की योजना बना रही है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा भी उन्होंने मांगा। इस सवाल का जवाब नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह सेवानिवृत्त उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि हाँ, नागर विमानन मंत्रालय ने सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के कुछ राज्यों से चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए हवाई संपर्क बढ़ाने के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना शुरू की है। इस योजना का राज्य सरकारों द्वारा समर्थन भी किया गया है। असम, मणिपुर और त्रिपुरा सरकार ने गुवाहाटी, इम्फाल और अगरतला को चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य बैंकॉक, ढाका, काठमांडू, यांगोन, हनोई, मंडले, कुमिंग और चिट्टागोंग से जोड़ने वाले मार्गों को चिन्हित किया है। और आज की तारीख में पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और इम्फाल में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रचालित इन्हें किया जाता है। GIAL और AAI दोनों ने अपने संबंधित हवाई अड्डों पर यात्री क्षमता सहित अन्य सेवाओं को सुधारने के लिए नई एकीकृत टर्मिनल भवन और अन्य संबद्ध कार्य अपने हाथ में लिए हैं। साथ ही AAI ने पूर्वोत्तर क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए विकास कार्य अपने हाथ में लिए हैं। अगरतला हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन को अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन की भावी आवश्यकता को देखते हुए एकीकृत टर्मिनल के रूप में तैयार किया गया है। इम्फाल हवाई अड्डे, जिसे पहले ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है, इस पर यात्री व्यवस्था क्षमता को बेहतर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2.4 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष के लिए नए एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण की योजना बनाई गई है। अगला सवाल जिसे पूछा है राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने, ये सवाल आपकी और हमारी सेहत से जुड़ा है। सवाल है शहद में मिलावट को लेकर। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से पूछा कि क्या यह सच है कि शहद में मिलावट सेहत के लिए हानिकारक है। शहद में मिलावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानना चाहा कि शहद में पाए जाने वाला सबसे आम मिलावटी तत्व क्या है। इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि शहद के मानक खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के विनियम 2, 8 और 3 के तहत निर्धारित हैं। ये मानक 15 नवंबर 2021 के संशोधन विनियमन के माध्यम से और मजबूत और अतिरिक्त मापदंडों के साथ संशोधित किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 नियमों और विनियमों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास है। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा शहद सहित खाद्य उत्पादों की निगरानी, चौकसी, निरीक्षण और नमूनाकरण किया जाता है और FSS अधिनियम 2006 नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दोषी खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। गोल्डन सिरप, इंडवर्ट शुगर सिरप, चावल सिरप शहद के अहम मिलावट हैं। और संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। गुरु तेग बहादुर की चौथी जन्म शताब्दी पर दिल्ली के लाल किले में अलौकिक समागम। अमृत महोत्सव पर संगीत नाटक अकादमी में विशेष आयोजन। जानिए कैसे मनाया गया